हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीक्स एपिसोड ऑफ आस्क हिमांशु। इस एपिसोड में, इस वीकली एपिसोड में मैं कोशिश करता हूं आपकी कुछ टेक्निकल क्वेरीज को आंसर करने की। और उससे पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली सेटअप और वीकली आउटलुक भी आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स टॉक मार्केट्स एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीक्स एपिसोड ऑफ आस्क हिमांशु। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी के आउटलुक के साथ। और इससे पहले कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस और आउटलुक की बात करूं, तो पहले एक बार क्विकली जरा ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं कैसा रहा पूरा हफ्ता। तो अगर हम देखें ब्रॉडली, इंटरनेशनल मार्केट्स थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आए पूरा पिछला हफ्ता। फेड की तरफ से, यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से एक रेट हाइक आता हुआ नजर आया और उसके बावजूद यूएस मार्केट्स में तेजी बनते हुए नजर आई। ग्लोबली हैंगसेंग सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। इंडेक्स, अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, जहां पर 4-4.5% की तेजी पिछले हफ्ते में देखने को मिली। उसके बाद नेस्डेक दूसरा इंडेक्स था जिसमें 2-2.25% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी में 0.5% की गिरावट आते हुए नजर आई। कमोडिटीज में देखा जाए तो क्रूड ऑयल में 4-4.5% की उछाल देखने को मिला पिछले हफ्ते के लिए, जो कि इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत गुड न्यूज नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी उछाल नहीं है और एक ओवरसोल्ड लेवल से थोड़ा सा एक रिबाउंड है। तो फिलहाल बाजार को भी उसकी कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है। डॉलर इंडेक्स में भी लगभग 1% की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो है वो गिरती हुई नजर आई। तो उस फ्रंट पर भी कोई खास चिंता के विषय अभी बनता हुआ नजर नहीं है। इस ग्लोबल मैक्रो बैकड्रॉप के साथ अब हम फटाफट बात करते हैं और देखते हैं हमारे इंडियन मार्केट्स का सेटअप कैसा है। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो है वो वीकली चार्ट, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक वीकली बेसिस पर एक इनसाइड कैंडल बनाई है। जो रेड कैंडल आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली इनसाइड कैंडल है। पिछले हफ्ते का जो एक शूटिंग स्टार बना था उसी के अंदर एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आई। तो अगर मैं बड़े चार्ट पर अगर एक बड़ा एनालाइज करता हूं, मैं हमेशा व्यू बनाने से पहले एक बड़ा चार्ट देखता हूं, बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखता हूं, वीकली, फिर डेली और फिर इंट्राडे चार्ट पर आता हूं ड्रिल डाउन करते हुए। तो वीकली चार्ट पर ऐसा लगता है कि एक बड़ी तेजी, बड़ी रनअप के बाद एक छोटा सा पॉज, कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल बड़े चार्ट्स पर शायद ऐसा लगता है कि बाजार एक फ्रेश ट्रिगर का वेट करेगा। ये एक इनडिसीजन की कैंडल है। तो हो सकता है कि इस हफ्ते के हाई या लो के ब्रेक होने के बाद ही फर्दर फ्रेश क्यूज डायरेक्शन के देखने को मिले। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक ब्रॉडली 19,900 और 19,500, इस हफ्ते का लो 550 के आसपास ब्रॉडली एक रेंज वीकली चार्ट पर अभी फिलहाल के लिए निकल कर आ रही है। अब हम, अगर हम इसको और छोटे चार्ट पर जाते हैं और डेली चार्ट पर हम करते हैं शुरू एनालाइज करना, तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली एक गिरावट जरूर देखने को मिली। लेकिन ये जो एक मूविंग एवरेज है, ये 21 दिन का मूविंग एवरेज है। मैं 20-21 डेज की एवरेज यूज करता हूँ एक शॉर्ट टर्म के ट्रेंड को डिसाइड करने के लिए। मेरे लिए ठीक ठाक काम कर लेती है। आप लोग अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा ट्रायल कर सकते हैं। कोई लोग 9 दिन की मूविंग एवरेज करते हैं, कोई लोग 18 दिन की, कोई लोग 24 दिन की, कोई लोग 20 डेज का। बट मेरे लिए 20-21 दिन की मूविंग एवरेज एक पर्पज सॉल्व करती है। तो अब अगर मैं डेली चार्ट पर देखता हूं, तो क्लियर कट देखिए, एक अच्छे रनअप के बाद, बड़े रैली के बाद मार्केट ने पहली बार एक कंसोलिडेशन लिया। और सबसे पहला जो इमीडिएट रिलायबल सपोर्ट होता है वो 20 डेज या 21 डेज का मूविंग एवरेज होता है, जिस पर टेस्ट करके फ्राइडे के सेशन को बाजार ने लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी लो से हमको देखने को मिली। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पर, तो ये रैली देखने को मिली थी, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, एक छोटा सा फ्लैग बना था और एक बड़ा ब्रेकआउट उसके बाद देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं इस करेक्शन के बाद मार्केट वापस से उस सपोर्ट के आसपास भी आते हुए नजर आ रही है। तो ये जो जोन है, बेसिकली ये जोन जो है लगभग 19,500 के आसपास, 19,480, 19,500 वैसे भी एक पहला सपोर्ट का लिए काम करता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि नए लाइफ टाइम हाइज के बाद पहला सपोर्ट जो भी होगा, वहां पर एक अच्छी डिमांड जरूर देखने को मिलेगी, खरीदारी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम फर्दर इसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं और आर्ली चार्ट पर देखते हैं, तो देखिए आर्ली चार्ट पर हमने देखा कि फिलहाल निफ्टी एक शॉर्ट टर्म में लोअर हाइज और लोअर लोज का सीक्वेंस बना रही है। तो अगर मैं इसका इंटरनल एक टारगेट देखना चाहूं कि इंटरनली इस करेक्शन की
फुल एक्सपेंशन अगर होती है तो कहाँ तक हो सकती है। तो मैं फिबोनाची का काफी फ्रीक्वेंट और ज्यादा यूज करता हूँ। मैं एलियट वेव को काफी क्लोजली फॉलो करता हूँ और उसमें फिबोनाची नंबर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर मैं ये देखता हूँ कि ये एबीसी, अगर ए बी सी इक्वालिटी की भी अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 19,490 19,500 के आसपास ये जो लेग है, ये सी वेव जो है, ये एक्सटेंड हो सकती है। और यहीं पर वो पिछला सपोर्ट जो मैंने अभी आपको डेली चार्ट पर दिखाया था, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसा लगता है कि निफ्टी को देखते हुए कि 19,500 19,480 ये एक ऐसा जोन है कि जहां पर अगर निफ्टी मिल जाए तो खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड काफी ऑप्टिमम है। क्लियर कट अप ट्रेंड है, पहली करेक्शन है, पहला डिप पर खरीदारी देखने को मिल सकती है और 19,480 19,500 वो जोन हो सकता है जहां से वापस से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर मुझे लगता है कि 19,380 के नीचे के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फ्रेश खरीदारी के लिए। अप साइड में क्योंकि हम एक अप ट्रेंड में हैं, तो वैसे तो शॉर्ट टर्म का एक रिबाउंड 19,750 780 तक का आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा पूरे हफ्ते के एनालिसिस के व्यू से कि अगर निफ्टी आने वाले हफ्ते में 19,870 19,880 के ऊपर निकलती है तो ये कंफर्म होता हुआ नजर आएगा कि ये जो करेक्शन साइकिल है ये पूरी हो चुकी है और यहां से वापस से निफ्टी जो अपना ट्रेंड है वो रिज्यूम कर सकती है। और जो 20,000 के ऊपर के टारगेट्स हैं जिनकी मैंने पहले भी बात की है, 20,350 20,400 तक के टारगेट्स भी आने वाले हफ्तों में ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये ब्रॉडली फ्रेंड्स चार्ट सेटअप है जिसको मैंने ब्रीफली कंसीडर आप लोगों के साथ डिस्कस किया। डेरिवेटिव अगर मैं पोजीशनिंग देखता हूं तो फिलहाल 19,500 पर काफी स्ट्रांग, 19,600 और 19,500 पे काफी स्ट्रांग पुट राइटिंग है। पीसीआर हल्का होता हुआ नजर आया पिछले कुछ दिनों से, 0.82 के आसपास पीसीआर है, पुट कॉल रेशो, जो कि कंफर्टेबल जोन में आ चुका है। तो इन लेवल्स पर मुझे लगता है वैसे भी खरीदारी डेरिवेटिव पोजीशनिंग के हिसाब से भी बनते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों ये था निफ्टी का व्यू। अब हम क्विकली रुक करते हैं बैंक निफ्टी के व्यू की तरफ। वहां भी देख लेते हैं किस तरह का सेटअप है और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर भी वीकली एनालिसिस से। तो फ्रेंड्स ये रहा वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का। सिमिलरली यहाँ पर भी एक बियरिश कैंडल बनती हुई नजर आई है। यहाँ पर थोड़ी सी जो गिरावट है वो 1.32% की थी पूरे वीक की। जहां तक कि निफ्टी में हमने बात की वहां पर सिर्फ 0.5% की गिरावट थी। लेकिन अगर आप इससे पिछले हफ्ते की कैंडल देखें तो वो एक बुलिश कैंडल स्टिक थी, बुलिश मोरोगोजू थी, इनफैक्ट एक काफी बुलिश कैंडल थी। और ऑलमोस्ट इस हफ्ते की कैंडल उसका ऑलमोस्ट आधा रिट्रेसमेंट करते हुए नजर आई। फ्रेंड्स ये एक कॉमन फिनोमिना होता है कि कभी भी बड़ा मूव किसी भी डायरेक्शन में आता है, बुल साइड या बियरिश साइड, तो यूजुअली मार्केट उसका कई बार 50% से लेकर 61% तक रिट्रेस करती है अगले बड़े मूव से पहले। और इनफैक्ट ये कई बार काफी अच्छा एंट्री का मौका भी होता है क्योंकि एक बड़ी मूव के बाद एक वापस पुल बैक आना, थ्रो बैक आना आपको वापस से एक अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करता है। तो वीकली चार्ट में क्लियर कट एक थोड़ा सा यहाँ पर पॉज देखने को मिला है। लेकिन डेली चार्ट पे बढ़ूं उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बड़ी पिक्चर आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी की शेयर करना चाहूंगा। जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो बैंक निफ्टी का जो राइज हम देख रहे हैं बड़े चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अ, अगर हम देखें तो एक जिसमें मुझे थोड़ी सी एक जिसको कहेंगे ना क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आ रहा है, वो इसका एक फिनोमिना, एक पैटर्न है जिसको हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिंग या एंडिंग डायगोनल के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो वीकली जो जो मूव है बैंक निफ्टी की, जैसा आप चार्ट में देख पा रहे हैं, ये कन्वर्ज होती हुई नजर आ रही है। यूजुअली ये एंडिंग डायगोनल्स होते हैं एलियट वेव के टर्म्स में। और एक बड़ी रैली के बाद ऐसा हो सकता है कि ये एक बुलिश साइकिल खत्म होने के लास्ट स्टेज में ये रैली हो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये एक बहुत पॉजिटिव कंफर्टिंग साइन नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अभी एक अर्ली इंडिकेटर है, अर्ली साइन है। अभी काफी स्कोप अपसाइड में भी है क्योंकि अभी अभी भी अगली ट्रेंड लाइन में भाव ऊपर, काफी ऊपर जा सकता है, 48,000 तक का भी स्कोप है। लेकिन अगर इस तरह से ही कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ नजर आया तो हो सकता है कि कुछ हफ्तों के बाद जब ये ऊपर की रेंज में पहुंचे तो शायद हमें अर्ली इंडिकेशन मिले कि बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ ये कभी के लिए एक डेटा पॉइंट है, एक अलर्ट पॉइंट है जिसको हम ध्यान देंगे आने वाले हफ्तों में। अब हम क्विकली अगर डेली चार्ट की तरफ चलते हैं बैंक निफ्टी के, तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक हाई बनाने के बाद अपना 20 दिन की या 21 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और वीकली हमने देखा कि 45,200 के लेवल्स को टेस्ट करने के बाद फ्राइडे में यहां पर भी एक अच्छी रिकवरी बनते हुए नजर आई। मैं आपको और डिटेल में इसको डेली आर्ली चार्ट में कुछ और
दो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं, चार्ट सेटअप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग लगेंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी में बेसिकली एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी जुलाई में, जब ये निफ्टी का आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया था, और उसके बाद एक फ्लैग फॉर्मेशन रिलेटिवली बनता हुआ नजर आया था। और उस फ्लैग फॉर्मेशन के बाद कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने एक फ्रेश अपमूव दिया था। अब इस फ्रेश अपसाइड के बाद जब ये पहला ब्रेकआउट हुआ था फ्रेंड्स, तो हल्का सा एक पुल बैक आया था जो कि लगभग 45,200 के आसपास था। इसके बाद बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया, और पिछले कुछ दिनों में वापस से बैंक निफ्टी उसी सपोर्ट को टेस्ट करते हुए नजर आ रही है, जो कि 45,200 के आसपास है। तो इसका मतलब, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश अपसाइड का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में बना था, और उस फ्रेश न्यू हाई बनाने से पहले पहला जो सपोर्ट था, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को वहां तक की अपनी करेक्शन पूरी कर ली है। तो 45,200, 45,200 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक बैंक निफ्टी 45,200 को होल्ड कर रहा है, तब तक शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से व्यू पॉजिटिव है। बट एज अ अलर्ट, अगर 45,200 के नीचे या फिर 100-150 पॉइंट का लीवे दे दें, वॉलेटाइल इंडेक्स है, 45,100 या 45,000 के नीचे कुछ देर के लिए बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो पहला इंडिकेशन आएगा कि यहाँ पर जो ये मूव था ये शायद पूरा हो चुका है। और एक्चुअली ये जो ब्रेकआउट था ये फॉल्स ब्रेकआउट था, और ये शायद शायद यहाँ पर एक टॉप बनाता हुआ नजर आ सकता है, एटलीस्ट फॉर इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ एक और अगर आप बात देखें, तो यूजुअली ट्रेंड लाइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक इंडिकेशन देती हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, तो एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को कल बैंक निफ्टी ने सेम लेवल पर टेस्ट किया है। इसका मतलब ये है कि इस ट्रेंड लाइन को भी अगर ये होल्ड करती है बैंक निफ्टी मंडे को या आने वाले 2-4 दिन, तो इसका मतलब यहाँ से वापस बाइंग देखने को मिल सकती है। अपसाइड में 45,800, 45,800, 46,000 तक अपसाइड देखने को मिल सकती है। डेरिवेटिव्स पॉइंट की अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो रिलेटिवली हल्का है निफ्टी के कंपैरेटिवली। पीसीआर घटकर डिक्रीज होकर 0.72 पर है, जो कि फेवरेबल है, जो कि सजेस्ट करता है कि इस लेवल से बाइंग आती हुई नजर आ सकती है। सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजिशनिंग हल्की है। कॉल और पुट का अगर मैं डेटा देखता हूं, तो 45,500 पर सबसे ज्यादा ओआई है कॉल और पुट राइटर्स का, दोनों का। और दोनों का प्रीमियम कंबाइन करके लगभग 500 रुपीज का प्रीमियम मिलता है। तो जो शॉर्ट सेलर्स हैं, स्ट्रेडल के पॉइंट ऑफ व्यू से 500 पॉइंट का स्विंग करंट प्राइस से अगर आप देखें, तो 46,000 और 45,000 तक वो लोग प्रिपेयर्ड हैं, और उस तरह से इनकी पोजिशनिंग प्लेस्ड है बैंक निफ्टी में। तो क्विकली अगर मैं रैप करता हूं, तो बैंक निफ्टी का व्यू कॉशियसली पॉजिटिव है, एक अच्छे सपोर्ट पर है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है इस लेवल पर, कंसीडरिंग 100-200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर 45,200, 45,000 के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है, इट विल बी द फर्स्ट साइन ऑफ एग्जॉशन फॉर दिस इंडेक्स, की यहां से शायद बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस और सेल ऑन राइज का व्यू बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत क्विक छोटा सा एक मैंने कोशिश करी निफ्टी बैंक निफ्टी का एक वीकली आउटलुक टेक्निकल सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करने की। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कंटिन्यू टू शो योर लव थ्रू liking and subscribing my channel, and don't go anywhere. Just now we'll start the Ask Himanshu segment, जहां पर मैं आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज को सॉल्व करता हुआ नजर आऊंगा। सो फ्रेंड्स, नाउ इज द टाइम फॉर आस्क हिमांशु सेगमेंट। अब मैं आपकी कुछ क्वेरीज जो आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पर भेजी हैं मेरे पिछले वीडियो के, तो मैं उसको क्वेरी करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट फटाफट से। तो पहली क्वेरी थी अशोक जी की, जिनका सवाल था मार्क्संस फार्मा पर। मार्क्संस फार्मा में इनकी खरीदारी की पोजीशन है, और ये पूछना चाहते हैं कि इसमें क्या करना है। अशोक जी, बहुत जबरदस्त आपने स्टॉक चुना है। मैंने ही हाल में इसको जी पर रिकमेंड भी किया था, लगभग 100 रुपए के आसपास, जब इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा था। आपके सामने इसका एक वीकली डेली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट बड़े चार्ट्स पर इसमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह की अभी आप जल्दबाजी ना करें। एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में आता हुआ नजर आया है, लगभग 100 रुपए के आसपास लेवल्स पे। फिलहाल स्टॉक में बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि इस तरह के ब्रेकआउट्स बहुत लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद बनते हुए नजर आए हैं, तो इसमें से निकलने की जल्दबाजी ना करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें।
फ्रेश खरीदारी के लिए जिनमें जो आप में से नहीं खरीद पाए, अगर आने वाले दिनों में कोई भी डिप स्टॉक में 105 रुपए 107 रुपए तक आता हुआ नजर आता है, कोई भी डिक्लाइन अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास स्टॉक आता है 105 या 100 रुपए तक, तो वो खरीदारी के एक बेहतरीन मौके होंगे। मुझे लगता है जिस तरह से स्टॉक का ब्रेकआउट है, जिस जिस लंबी कंसोलिडेशन के बाद, जैसा आप देख सकते हैं, बड़ी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, इसका ब्रेकआउट जिस तरह से देखने को मिला है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव साइड 150 170 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, गिरावट पे खरीदारी करें। अगला सवाल है हरि जोशी जी का। इनका सवाल था ग्रेफाइट पर। ये रहा आपके सामने ग्रेफाइट का डेली चार्ट पैटर्न। अभी तक स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया। इनफैक्ट अगर मैं देखता हूं तो काफी समय से स्टॉक एक डाउनसाइड कंसोलिडेशन में, करेक्शन में था। एक अच्छी तेजी जरूर स्टॉक ने 2020 से बनाई थी, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन में था। अच्छी बात यह है कि स्टॉक उस करेक्शन को निकालता हुआ, पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस स्विंग हाई जो थे उसके ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ग्रेफाइट में भी आने वाले दिनों में तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। ये स्टॉक का वीकली चार्ट है, वी शेप रिकवरी बनते हुए नजर आई है, जो कि एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर, एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्टडी है जो मैं एनालाइज करता हूं कि किस तरह की रिकवरी स्टॉक में बनते हुए नजर आ रही है। जिस स्पीड से स्टॉक में गिरावट थी, जिस तरह से स्टॉक शार्पली गिरा था, उसी शार्प रिएक्शन से अगर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट बॉटम की पहचान होती है, एक इंपॉर्टेंट बॉटम बनने का एक प्रीकर्सर होता है। मुझे लगता है कि गिरावट कोई भी यहाँ से थोड़े बहुत मिलती है तो खरीदारी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि स्टॉक अब 380 390 रुपए से शायद नीचे जाता हुआ नजर नहीं आए। इस गिरावट पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो 360 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को होल्ड करें। अपसाइड में मुझे लगता है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में स्टॉक 530 550 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले कुछ हफ्तों में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो ये था ग्रेफाइट पर एक व्यू। अगली क्वेरी है राजेंद्र जी की, और इनकी क्वेरी है सनोफी इंडिया पर। सनोफी का भी चार्ट फॉर्मेशन, चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। मैं हमेशा व्यू बनाने से पहले चार्ट का बड़ा सेटअप देखता हूँ, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट की ओवरऑल स्ट्रक्चर सेटअप कैसा है। तो वीकली चार्ट पॉजिटिव है। एक अच्छी गिरावट के बाद स्टॉक में फार्मा सेक्टर में पूरे में ही एक करेक्शन देखने को मिली थी 2021 के बाद से। इस स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिली है। उस करेक्शन का एक अच्छा बेस बनता हुआ, बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ अच्छी कैंडल्स बनती हुई नजर आई है, खरीदारी देखने को मिली है। बट वीकली चार्ट पर, इंटरमीडिएट चार्ट पर स्टॉक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है, जो कि लगभग 7200 7250 के आसपास प्लेस्ड है। डेली चार्ट पर भी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, बट अंडरलाइन टोन बुलिश है। मुझे लगता है ये 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास 6800 के आसपास बेस बनाता हुआ नजर आएगा, और आने वाले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में इवेंचुअली इस 7200 का जो रेजिस्टेंस जोन है, इसको पार करता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे, मेरी सलाह है इसमें आप बने रहें। 6800 के आसपास खरीदारी के भी मौके ढूंढ सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए 6400 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अप साइड में मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक 7200 के पार निकलेगा, स्टॉक 7800 और उसके बाद 8400 8500 रुपए तक की मूव के लिए भी तैयार है। तो व्यू पॉजिटिव है सनोफी इंडिया में भी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेरी। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहूं, ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक आइडियाज, आपकी क्वेरीज, निफ्टी बैंक निफ्टी पे व्यूज रेगुलरली अपडेट करता रहूं। अगला चार्ट क्वेरी है मेरे पास जो आई है, वो अनीश जी की है, और वो है जेंसा टेक्नोलॉजीज में। जेंसा टेक्नोलॉजीज वन ऑफ माय फेवरेट भी है। मैंने इसको काफी लोअर लेवल्स पर 380 400 रुपए के आसपास रिकमेंड भी किया है काफी इस बार, और अब इस स्टॉक में एक अच्छी मूव बनते हुए नजर आई है। स्टॉक में एक अच्छा ट्रिगर ये है कि नंबर्स भी, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी स्टॉक के काफी अच्छे हुए नजर आए। दोस्तों, ये जो पैटर्न है वीकली चार्ट पर, ये है एडम एंड ईव पैटर्न। एडम एंड ईव पैटर्न यूजुअली एक रिलायबल पैटर्न है। पहला बेस के बाद दूसरा एक स्लो हायर लो बनता है, अच्छा राउंडिंग बॉटम बनता है, वो एक एडम एंड ईव पैटर्न कहलाता है। तो स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन अच्छा है। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सप्लाई जोन जो थे स्टॉक में, लगभग 400 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस थे। जैसे ही स्टॉक ने उस हर्डल को पार किया है, स्टॉक में बाइंग मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ खरीदारी होती हुई नजर आई है, और स्टॉक डेली चार्ट्स पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है।
अब फ्रेश खरीदारी के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा डिप का वेट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जज करने के लिए। ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में रिस्क रिवॉर्ड को देखकर ही आपको तेजी की पोजीशन या कोई भी पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ हमारा रिस्क है जो हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर कोई डिप स्टॉक में मिलता है शॉर्ट टर्म सपोर्ट के आसपास, जो कि 450 430 रुपए के आसपास के जोन है, वो एक अच्छा खरीदारी के लिए जोन है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को डेफिनेटली होल्ड करें, स्टॉक में अभी भी काफी मोमेंटम है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। अगर आपकी नीचे की लेवल की पोजीशंस हैं तो मुझे लगता है कि 450 पर आपका एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप एक बहुत छोटे शॉर्ट टर्म के स्विंग ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस स्टॉक में 460 रुपए का होना चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है कि स्टॉक 520 रुपए तक की अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है। 520 525 रुपए तक का मूव आपको शायद शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, जिस तरह की खरीदारी नैस्डैक में देखने को मिल रही है। वापस से परफॉर्मिंग आईटी स्टॉक्स में, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में तेजी बन सकती है। तो जेंसा टेक एक अच्छा स्टॉक है, बने रहने की सलाह है। नेक्स्ट क्वेरी अजीत जी की है और इनकी क्वेरी है मान इंफ्रा पे। तो क्विकली मान इंफ्रा का वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट काफी दमदार है फ्रेंड्स। वर्टिकल रैली, उसके बाद एक वीकली चार्ट पर कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ अ फ्लैग फॉर्मेशन, और उसमें से स्टॉक निकल चुका है। निकलने के बाद क्या कर रहा है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एक अच्छा अपमूव, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और फिर हायर हाई हायर लोज। फ्रेंड्स, ये सेटअप हैं जो कि बड़े ब्रेकआउट्स दिलाते हैं, जो कि मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं। तो काफी अच्छा स्टॉक है आपके पास, अगर होल्ड करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। फ्रेश खरीदारी के लिए 115 110 रुपए तक की रिट्रेसमेंट्स डिप कोई मिलती हैं तो अच्छे एंट्री के मौके हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए 105 रुपए 107 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन में बने रहें। अप साइड में जैसा कि आपने देखा कि वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट की तैयारी है। वीकली क्लोज ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल पर हो चुका है 121 122 पर, तो बने रहे। मुझे लगता है कि स्टॉक में कम से कम कंजर्वेटिवली आने वाले 4 से 6 महीने में 40-50% तक की अपमूव का पोटेंशियल है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें 105 के स्टॉप लॉस के साथ। 110 115 तक की डिप में स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। गुड स्टॉक। जयेश जी का सवाल है, अगला सवाल है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का वीकली चार्ट आपके सामने है। स्टॉक के फ्राइडे के दिन रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स काफी अच्छे आए। उसके बाद स्टॉक में एक मूव भी देखने को मिला। काफी समय से स्टॉक ने परफॉर्म भी नहीं किया है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से थी, जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, उसको वो वापस से अपने मेन बिजनेस में ही ला रहे हैं। तो वो आगे चल के कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है। ये एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। फंडामेंटल अपडेट मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। चार्ट सेटअप एक अच्छा बेस बना रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि डिक्लाइन अगेन अ वी शेप रिकवरी, और कहीं ना कहीं एक अच्छा सा एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आया। अगेन अ वर्टिकल रैली, उसके बाद स्टॉक ने डिक्लाइन लिया। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आया, और इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने मोमेंटम भी पकड़ लिया है। तो हम इसको ड्रिल डाउन करते हैं। व्यू सेटअप अच्छा है। उसके बाद डेली चार्ट्स पर देखेंगे तो क्लियरली एक रेजिस्टेंस जोन को पार करता हुआ नजर आ रहा है। नंबर्स के बाद थोड़ी सी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट मुझे लगता है कि स्टॉक को 800 750 800 के जोन में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉक एक अपसाइड के लिए तैयार है। शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में पहले इंपॉर्टेंट टारगेट रहेंगे 950 से 1000 रुपए तक के, जहां पर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है और एक प्रीवियस स्विंग हाई भी है। तो मुझे लगता है 750 800 के आसपास मोतीलाल ओसवाल में खरीदारी की जा सकती है। 950 से 1000 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है अजीत जी। और स्टॉप लॉस के तौर पर इस कंसोलिडेशन के नीचे का स्टॉप लॉस यानी कि 730 720 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगाया जा सकता है। अगला सवाल है अतिकुर जी का। माफ कीजिएगा अतिकुर जी, मैं आपकी काफी कॉम्प्लिकेटेड आईडी थी, तो मुझे जितना नाम समझ में आया मैंने उतना ही नाम लिया है। और काफी क्वेरीज थी, तो वो क्वेरीज ऐसी थी जो बेसिकली अपनी कुछ डिफरेंट आईडी से बनी हुई थी, नाम से आईडी नहीं थी, तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहा। तो अगर आप मुझको कोई क्वेरी भेजते हैं तो प्लीज अपना नाम भी उसमें भेजिए ताकि मैं वो मेंशन कर सकूं। तो अतिकुर जी की क्वेरी है एफएसएल में, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड में और जमुना ऑटो में। तो मैं क्विकली दोनों ही चार्ट्स आपके सामने शेयर करता हूँ। जमुना ऑटो मैंने हाल में ही रिकमेंड किया है ऑन एयर भी, और मुझे ये चार्ट सेटअप पसंद है।
बड़े चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डबल बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, पोटेंशियल डबल बॉटम है। लीडिंग इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस दिखा रहे हैं और यहाँ पर हाल ही में हमने बहुत हैवी वॉल्यूम्स भी बिल्डअप होते हुए देखे। तो मेरा मानना है कि स्टॉक अभी मोमेंटम स्टेज पर नहीं है, लेकिन पोजिशनली अगर आपका 2-3 साल का नजरिया है तो ये स्टॉक एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है। 110 रुपए के आसपास का स्टॉक है। आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 95 98 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस पर, और अपसाइड खुली है। जितना बड़ा ये कंसोलिडेशन है, मुझे लगता है स्टॉक नए लाइफ टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल रखता है आने से आने वाले 2-3 साल के नजरिए से। ऑटो एंसिलरी का स्टॉक है। ऑटो एंसिलरी स्पेस वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और ये स्टॉक मुझे लगता है कि एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है अभी तक, लेकिन यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है, तो निवेशित रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिए भी अच्छा स्टॉक है। अगला स्टॉक था एफएसएल फर्स्ट सोर्स। ये स्टॉक भी एक एफ का स्टॉक हुआ करता था। आईटी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, और एक अच्छी बहुत बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के पास बेस बनाकर अब हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर है, जैसे हम और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी रैली बिल्डअप होते हुए देख चुके हैं। इसमें अभी भी उतनी रैली बनते हुए नजर नहीं आई, लेकिन चार्ट सेटअप को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सप्लाई जोन्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सप्लाई जोन्स लगभग, ये देखेंगे अगर आप तो 130 135 के ऊपर है। एक यहाँ पर देखेंगे आप साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। तो ये स्टॉक एक कैचअप मूव दिखा सकता है, और मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 160 175 रुपए तक की रैली आने वाले कुछ हफ्तों में, आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। होल्ड किया जा सकता है तेजी की पोजीशंस को, फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है, दोनों के लिए स्टॉक सिलेक्शन सही है। 125 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल परस्पेक्टिव से। एक स्पेशल क्वेरी है मेरे पास जो मैं जरूर आंसर करना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं लास्ट 2-3 क्वेरीज और लूं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है। उनका बेटा है आयुष, वो एक 35 लाख का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। तो मेरी सर आपके लिए एक सलाह है, और बाकी भी जो मेरे व्यूअर्स, मेरे फॉलोअर्स मुझे सुन रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हैं, देखिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एक प्रोसेस है। आज जो सेक्टर्स फ्लेवर में है, वो जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में काम करते रहें। तो ये जरूरी है कि आप क्वार्टरली, अगर कभी भी कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसको रेगुलरली अपडेट करें। चर्निंग इज अ इंटीग्रल पार्ट फॉर एनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। वी जो ये फेरी टेल्स है ना कि हमने इतने पर लिया, इतना गुना हो गया, वो 100 में से 2 स्टॉक या 5 स्टॉक्स होते हैं। यूजुअली स्टॉक्स कब इतना इतना वोलेटाइल मार्केट है, इतना वर्सेटाइल मार्केट है स्टॉक मार्केट, कि कब किस सेक्टर इंडस्ट्री के लिए एक कोई एडवर्स न्यूज आ जाए और स्टॉक 50%, स्टॉक 60% गिर जाए, एंड अगर हम उसको रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में एक आउट परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो बनाना। तो मेरी सर आपके लिए सलाह ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए निफ्टी ईटीएफ्स के थ्रू, जो कि एक डाइवर्सिफाइड अपने आप में टॉप 50 कंपनीज है। उस ईटीएफ निफ्टी 20 के नाम से वो ईटीएफ है, आप उसमें खरीदारी शुरू कीजिए। और जितना लंबा लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है, जरूरी है कि हम टाइम ना करें, लेकिन उसको ज्यादा टाइम दे। तो टाइम तो आप देने के लिए तैयार है, उसको टाइमिंग ना करें। 20,000 की निफ्टी पर ये स्वाभाविक है कि बाजार में बहुत करेक्शन आएंगी अगले 5 साल, 10 साल में, 20 साल में। कुछ छोटी करेक्शन होगी, कोई बड़ी करेक्शन होगी। तो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट रूट के जरिए हर महीने या हर क्वार्टर उसमें पैसा डालिए, रेगुलर इंटरवल्स पर, बिना घबराए। अगर बाजार में कोई डिप्स आते हैं, 14 15 16% के कंपाउंडिंग रिटर्न दिए हैं निफ्टी ने आज तक, जब से ये इंडेक्स बना है। तो उसको प्ले कीजिए, सेफ है, रिलेटिवली टॉप कंपनीज हैं, एक्सपेंसेस बहुत कम है, और आपको एक डाइवर्सिफिकेशन देती है। तो एक ये सबसे पहली चीज आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए। दूसरा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ये एक इजी चीज नहीं है कि आप एक पोर्टफोलियो अपने आप मैनेज करें। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप बहुत लार्ज कैप स्टॉक्स में चले जाएंगे तो रिलेटिवली उतना आप अल्फा जनरेट नहीं कर पाएंगे जितना आप बाजार से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप में जाएंगे तो उनकी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करना बिना किसी अप्रोप्रिएट रिस्क मेजर के थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप 50% 60% तक भी गिर सकते हैं। तो एक ऑप्टिमम मिक्स होना जरूरी है लार्ज कैप का और मिड कैप का, ताकि एक अच्छा लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिले। और इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप या तो किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर की सलाह लें, आपका फंड साइज भी डिसेंट है, या आप स्मॉल केस पर जा सकते हैं, वहां पर काफी अच्छे आपको फंड्स की ऑप्शन मिल सकती हैं। काफी अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, रेनाउंड फंड मैनेजर्स हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं, और एक नॉमिनल फीस देकर अपना फंड किसी प्रोफेशनल से मैनेज करवा सकते हैं।
तो ये सब मेरी आपके लिए एक सलाह रहेगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नारायण जी का सवाल है, इंगरसोल पर इनकी मेरे से क्वेरी है। तो इंगरसोल का स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है, जबरदस्त फंडामेंटल्स हैं कंपनी के। तो सर बिल्कुल बने रहे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें अभी किसी तरह की कोई चिंता है। ये स्टॉक यूजुअली अपनी एक छोटी मोटी करेक्टिव साइकिल टाइम या प्राइस की पूरी करते हैं और फिर से एक अपमूव में चल पड़ते हैं। फिलहाल मुझे चार्ट सेटअप में छोटा सा एक, अगर मैं शॉर्ट टर्म चार्ट देखता हूं तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में नजर आता है, जिसका मतलब है कि जो रिसेंट हाई बना था इसके पास ये हाई तो बने हैं लेकिन आरएसआई में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में स्टॉक छोटा सा करेक्शन दिखाए और हो सकता है 2400 2500 तक का डिप आता हुआ नजर आए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये डिप खरीदारी का मौका होगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहे और इस डिप लाइन पर स्टॉक में और अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। मधुरा जी का सवाल है इंडियन मेटल्स एंड फेरस पर, आईएमएफए पर। स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन अच्छा है, अच्छी गिरावट के बाद स्टॉक हायर हाइज बनाता हुआ नजर आ रहा है, मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। आप स्टॉक में, मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा कर सकता है, बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करें। 340 345 के जोन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पर क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो 280 रुपए के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ट्रेडर के लिए 320 रुपए का स्टॉप लॉस है। अपसाइड में मुझे लगता है कि स्टॉक 500 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है। इनफैक्ट नए हाइज बनाने का पोटेंशियल स्टॉक रखता है। तो काफी अच्छा स्टॉक है, चार्ट फॉर्मेशन काफी अच्छे हैं। और वैसे भी हमने देखा है कि मेटल्स से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी, ब्रॉडर मार्केट में इस सेक्टर में अच्छे मोमेंटम पिकअप हो रहा है। तो स्टॉक सिलेक्शन सही है, होल्ड किया जा सकता है। और आज का लास्ट सवाल है नयन जी का, जिनका सवाल है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर, जीआरएससी पर। वन ऑफ माय फेवरेट्स, मैं काफी बार रिकमेंड करता आया हूँ, स्टॉक परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो नयन जी देखिए, बात ऐसी है कि इस तरह के स्टॉक्स में जो कि बड़ा रनअप दिखा चुके हैं, ये पूरा का पूरा सेक्टर मजगांव डॉक से लेकर गार्डन रीच से लेकर कोचिंग शिप बिल्डर से लेकर अच्छी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में बना हुआ है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर हम नीचे के लेवल से निवेशित हैं तो हम अपने प्रॉफिट्स को भी प्रोटेक्ट करें और फ्रेश खरीदारी डिप्स पर करें जहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म के लिए भी फेवरेबल बनता है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए नयन जी, अगर कोई डिप मुझे मिलेगा स्टॉक में 570 580 रुपए के आसपास, तो मैं वहां पर फ्रेश खरीदारी करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहूंगा, जहां पर मेरा रिस्क रिलेटिवली बेटर है। रिलेटिवली मेरे को 550 रुपए के नीचे पर एक स्टॉप लॉस लगाना है और मैं पोजीशन में होल्ड कर सकता हूं। बड़े चार्ट पर अभी किसी तरह का कोई कोई वीकनेस का कोई साइन नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो अपवर्ड ट्रेंड चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसका टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और लॉन्ग टर्म में स्टॉक, लॉन्ग टर्म मतलब आने वाले कुछ महीनों में स्टॉक 700 750 की तरफ जाने का पोटेंशियल भी रखता है। तो नयन जी, आपके साथ मैं इस हफ्ते का आस्क हिमांशु का ये एपिसोड यही रैप अप करूंगा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा है और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आंसर कर सकूं। तो प्लीज अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। कीप सेंडिंग क्वेरीज, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।